हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके बाद लिमिटेशंस, है ना। पहले हम क्या पढ़ते हैं, बेनिफिट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस है जिसको आप लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, सॉरी सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी लिमिटेशंस, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, है ना। फॉर्मूला था एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया कि न्यूमरेटर में हम एबिट क्यों लेते हैं और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेते हैं, उसका तो मैंने आपको बताया, क्योंकि रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कैपिटल को एम्प्लॉय कर लिया, मतलब आपने कैपिटल को उठा लिया, कैपिटल को रख लिया। कहां से? दो तरीके हैं, या तो आप घर से लेके आ सकते हैं जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, और दूसरा बाहर से ला सकते हैं जिसको हम लोन बोलते हैं, डेट बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैं बोलता था आपको, कैपिटल जिसके सोर्सेज होते हैं दो, इक्विटी और डेट। इक्विटी तो ठीक है, लेकिन डेट भी मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली वो लॉन्ग टर्म डेट होता है, उसमें शॉर्ट टर्म डेट इंक्लूड नहीं होता। आप जब भी कैपिटल बोलते हो, शब्द लोगों को बोलते हो, डेट इक्विटी मिक्स सुना है ना आपने, डेट इक्विटी मिक्स मतलब मैंने डेट से भी उठा ली, इक्विटी से भी उठा ली। जब शब्द वो यूज करते हैं डेट, उसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। हमेशा यही है, आप इंडस्ट्री में कभी जाएंगे, मार्केट में जो शब्द यूज होता है वो डेट डेट बोल रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म डेट की बात वहां पे कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म डेट से कभी भी कैपिटल फाइनेंस नहीं होती, क्योंकि जो कैपिटल उठाई जाती है वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए उठाई जाती है, कैपिटल डिसीजंस के लिए उठाई जाती है। कैपिटल डिसीजंस मतलब जैसे आपको कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई मशीन तो ले ली, है ना, ऐसे। शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए आप लॉन्ग टर्म डेट थोड़ी ना उठाओगे। अभी इन्वेंट्री आपको खरीदनी है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप 5 साल का लोन थोड़ी ना उठाओगे उसके लिए, है ना। तो इसके लिए अलग लोन होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी भी जिसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए जो कैपिटल होती है, मतलब शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए जो हमारे रोजमर्रा डे टू डे ऑपरेशंस, जिसके लिए हमने अपना बिजनेस खोला है, उसको फाइनेंस करने के लिए हमको कैपिटल की जरूरत है, तो उसके लिए जो शब्द यूज करा गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल वहां पे नाम है, वो अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे मेन लॉन्ग टर्म पर्पस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वहां पे लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है, ठीक है। और ऊपर हम एबिट इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि एबिट क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो ये एक प्योर अर्निंग है, मतलब पूरे बिजनेस बिजनेस की इनकम है। अभी इस इनकम को बाद हमको यहाँ पे कहीं और खर्चे किसी को देने नहीं। जैसे अगर आप एबिट है, एबिट जो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये इंटरेस्ट से पहले का और टैक्स से पहले का खर्चा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरेस्ट और टैक्स आपके बिजनेस के खर्चे नहीं है। अरे आपका काम है क्या ब्याज देना लोगों को लोन पे? आपका काम नहीं है ये, तो ये फाइनेंसिंग का खर्चा है। दूसरा ये टैक्स भी, टैक्स हम वैसे लिखते हैं इसको, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सपेंस पे माइनस माइनस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका काम थोड़ी ना है, ये आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। ये ना ही आपका ये कोई खर्चा है, वो तो बस सरकार की ऑब्लिगेशन है, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। आपके बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तो हम ये चाहते हैं, अभी हम ये चाहते थे कि प्योर, जब मैंने कैपिटल उठाई, अब कैपिटल तो उठा ली, और इस कैपिटल को उठा के मैंने धंधे में इन्वेस्ट कर दिया, तो इस कैपिटल जो मैंने धंधे को गिफ्ट कर दी, तो इस धंधे ने मुझे इस कैपिटल पे कितना रिटर्न कमा के दे दिया, ये मेरा मकसद है। क्योंकि मुझे ये जानना था कि अगर मैं ये धंधा ना करता, तो इस पैसे का अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो रिटर्न मिल ही जाता। फॉर एग्जाम्पल एफडी में, गोल्ड में, इंडेक्स बॉन्ड्स, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाता। लेकिन मैंने इन सबको छोड़ के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो सारी की सारी कॉस्ट जो मैंने छोड़ दी, सारे के सारे प्रपोजल जो मैंने छोड़ दिए, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। और अब मैं बिजनेस को बोलूंगा कि ये सारी की सारी कॉस्ट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई है, तो अब तू मुझे रिकवर करके देगा। अरे अगर मैं कुछ ना करता, आराम से बैठे बैठे एफडी में ही डाल देता, तो 8-7% तो वही मिल जाता, है ना। लेकिन उसको ना करके, फालतू की मेहनत करके, स्ट्रेस लेके, किच के सब कस्टमर्स को पकड़ना, बिजनेस डालना, है ना, इसमें टेंशन ही है। तो आप इतनी मेहनत वाला काम करके अगर आपका बिजनेस आपको 7-8% भी रिटर्न कमा के नहीं दे रहा, या एटलीस्ट उतना ही कमा के दे रहा है, तो भी कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इतना तो आप बैठे बैठे आराम से कमा ही सकते थे, है ना। तो इसे कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई है, आप जो बैठे बैठे आराम से कमा सकते हो, वो तो एटलीस्ट आपके बिजनेस को कमा के देना ही पड़ेगा, बल्कि उससे ऊपर कमा के देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, ये इंप्लाइड कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या है, अकाउंटिंग जो हमारे दुनिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं। अकाउंटिंग एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है, उसके अंदर जो मेन ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके अंदर हम ये सब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको कंसिडर नहीं करते। अगर ये इसको कंसिडर करते तो हम इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते, इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन हम जो सीएमए यूएसए पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, वो सीपीए वालों का टॉपिक है।
हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेटा 101% 200% हम इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो कैपिटल इंप्लॉयड कभी भी, अगर आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट के साथ कभी भी वो क्या कहते हैं कंपेयर नहीं करा, तो आपका एनालिसिस बहुत बेकार हो जाएगा, और ये इसकी वन ऑफ द लिमिटेशन भी है जो आज मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये जितनी भी मैं आपको ये रेशियो समझा रहा हूं ना, सारी की सारी, अभी जैसे मैंने आरओए पढ़ाई, आरओई पढ़ाई, है ना, अभी जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जितनी भी रिटर्न रेशियोज पढ़ाई, इनमें इनमें एक कॉमन लिमिटेशन है कि ये टाइम वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करते। सीधी बात है। अब टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करते तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं करते, सीधी बात है। क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कंसेप्ट है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले कंसेप्ट है। ये क्या करते, ना ही टाइम वैल्यू और ना ही अपॉर्चुनिटी, इन सबको कंसिडर नहीं करते। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसिडर करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था, जब भी एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के सामने दो प्रपोजल होते हैं, उसको उन दोनों में से कुछ प्रोजेक्ट चूज करना है, तो वो सिर्फ इन रेशियोज, इन रिटर्न पे नहीं टिका होता, वो इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल एनपीवी और आईआरआर, द बेस्ट मेथड्स हैं आज के टाइम में, और इसमें से भी सबसे जो पॉपुलर है वो एनपीवी है, क्योंकि ये दोनों चीजें कंसिडर करते हैं। आपके क्या हो गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दुनिया में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन ये रेशियोज कंसिडर ही नहीं करते। आप खुद देखो ना कहां कर रहे हैं, एबिट एबिट आप अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ टाइम वैल्यू जैसा कुछ डालते हो, नहीं डालते। आपका खर्चा हो गया, आप डेबिट कर दोगे, आपका खर्चा हो गया, आप डेबिट कर दोगे। पता नहीं कौन सी इनकम आ रही है, आपने कमाई नहीं, लेकिन जबरदस्ती फिर भी क्रेडिट कर रखी है एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। अरे एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपने कोई इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो वो एक्रूड इनकम हो गई ना, तो वो आप इनकम स्टेटमेंट में डाल दोगे। आउटस्टैंडिंग खर्चा आपने पे नहीं करा, लेकिन जबरदस्ती आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट में दिखा रखा है कि पे कर दिया, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है नहीं इस साल का खर्चा तो डाल दो, है ना। तो ये सब गड़बड़ घोटाला हो रखा है, जेब से गया नहीं लेकिन डाल रखा है, जेब में आया नहीं लेकिन क्रेडिट साइड में डाल रखा है। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घपलेबाजी है, ठीक है, इसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड जो है, तो हम मैंने आपको इसका लॉजिक ये बता दिया। तो आप बाहर से पैसा उठाते हो, धंधे में डाल देते हो, उस पर आपने एबिट कमा ली। मेन पर्पस ये है, हमको ये जानना था कि मेन धंधे से हमारे पास कितनी इनकम आ गई। अरे यही जानेंगे ना, क्योंकि अगर हम नेट इनकम ले लेते, नेट इनकम मैंने आपको बताया था वो उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा सकता है। अरे उल्टी सीधी इनकम डाल दो ना उसके अंदर, उल्टी सीधी आप उसके अंदर इनकम डाल दो नेट इनकम के अंदर, वो नेट इनकम बन जाएगी। जैसे आपने अपने नॉन ऑपरेटिंग गेन्स डाल दिए, आपने आपने अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वगैरह डाल दिए, तो ये सब नेट प्रॉफिट आपका सब गड़बड़ घोटाला कर देगा। इंटरेस्ट डाल दिया आपने, ये टैक्सेस डाल दिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एबिट क्या होती है, बस वो ये बताता है कि आपके मेन धंधे से अभी कितनी इनकम आ गई, तो ये ज्यादातर स्टेबल रहेगी आपकी। तो अब जो आपने कैपिटल डाली और उस पर आप यही तो चाहोगे कि आपको उस पर कितना स्टेबल रिटर्न मिल गया, क्योंकि अगर आपने नेट प्रॉफिट ले लिया तो हो सकता है इस साल आपको ज्यादा रिटर्न मिल गया, लेकिन अगले साल हो सकता है आपका ये इंटरेस्ट और टैक्स के खर्चे उल्टे सीधे हो जाए, तो आपका नेट प्रॉफिट बदल जाए, तो उसकी वजह से फिर आपकी रेशियो बदल जाएगी। तो उसके चक्कर में हो सकता है बहुत ही वॉलेटाइल हो जाएगी आपकी नेचर, ठीक है, ये इस रेशियो वाली एक फिक्स रिटर्न नहीं आएगा। तो इसलिए एबिट चूज किया गया ताकि हमको ये पता चले, क्योंकि एबिट तो आपकी ज्यादातर स्टेबल ही रहेगी, ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स का कंपोनेंट तो आउट है ना इसमें। तो इंटरेस्ट और टैक्स ही तो आपकी चीजें बदल सकते हैं, नेट प्रॉफिट ही तो है आपकी वो। तो हमने उसको आउट कर दिया ताकि एक स्टेबल इनकम आ सके, और हर साल हम देख सके कि भाई साहब हम कितना स्टेबल रिटर्न कमा रहे हैं, एक इतना पता चल जाए, एक ट्रेंड पता चल जाएगा, ठीक है। हाईली वॉलेटाइल नहीं होगा, ये गेम है, ठीक है। दूसरा ये भी जानना था कि भाई साहब ये एबिट जो होता है, आपको पता है वो इंटरेस्ट और टैक्स देने का सोर्स होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका। एबिट जो है वो इंटरेस्ट और देने का टैक्स का सोर्स है। तो जितनी ज्यादा आपकी आरओसीई क्या, अरे ये रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जितनी आपकी आरओसीई होगी उतने ज्यादा मतलब चांसेस हैं कि आप इंटरेस्ट और टैक्स को पे कर सकते हो। अरे आपने जितना ज्यादा आपकी आरओसीई कब ज्यादा होगी, मतलब आपने उतना ज्यादा कैपिटल को हाईली एफिशिएंटली यूटिलाइज करा नेट प्रॉफिट सॉरी एबिट जनरेट करने के लिए। किसी कंपनी की आरओसीई ज्यादा, आप क्या निष्कर्ष निकालोगे उससे, क्या कंक्लूजन निकालोगे, आप यही तो निकालोगे, मतलब या तो इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा या इसका डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, है ना। इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होगा मतलब इसने कम से कम कैपिटल में हाई प्रॉफिट जनरेट कर दिया। नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा मतलब गिवन कैपिटल में इसने हाई प्रॉफिट जनरेट कर दिया। दोनों केस में एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमको बताता है। अब यहां पे सिग्निफिकेंस का क्या रोल है, आज हम ये देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, ये तो सभी रेशियोज में है, क्योंकि हम रेशियोज कौन से पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में दो थी, एक तो मार्जिन और अपनी रिटर्न, ठीक है। तो चाहे मार्जिन हो या रिटर्न हो, लेकिन है तो दोनों ही पार्ट किसके, किसी के क्लासिफिकेशन है,
प्रॉफिटेबिलिटी की ना, तो सारी की सारी रेशियो के अंदर एक कॉमन पॉइंट तो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा कैसे। आपने पैसा कैपिटल के रूप में उठा लिया, कैपिटल उठाई आपने मार्केट से, कि कैसे भी उठाई, या तो घर से लेके आए या बाहर से उठाई या दोनों का मिक्स उठाया। अब पैसा तो आ गया हाथ में और पैसा डाल के धंधे में दे दिया। अब उस धंधे ने आपको उस पर कितना रिटर्न कमा के दे दिया, मतलब क्या कितना प्रॉफिट कमा के दे दिया, सीधी बात है। मतलब अगर उस पैसे को मैं इस धंधे में ना डाल के कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाता, लेकिन मैंने वहां ना डाल के इस धंधे में डाल दिया, तो अब ये धंधा मुझे कितना कमा के दे रहा है, अब मैं ये वाला रिटर्न और वो वाला रिटर्न कंपेयर करके देखूंगा। तो ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता ही चुका हूं कि कैपिटल यूटिलाइजेशन आपको बताता है कि आपने कैसे अपने कैपिटल को यूटिलाइज करा। जैसे आपने क्या कहते हैं, अभी जैसे पिछला वाला एग्जांपल ही हम लेंगे, आपकी आरओसीई ज्यादा है ना, तो इसका रीजन ये हो सकता है आपका कैपिटल आपका कम हो, कैपिटल आपका कम हो गया हो ना, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो कोएफिशिएंट आपको पता है इंक्रीज हो जाता है ना। या आपका नेट प्रॉफिट या तो न्यूमरेटर जिसको कहते हैं, आपको जो एबिट है वो इंक्रीज हो गया, दोनों केस में आपकी जो आरओसीई होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। इसका मतलब अगर आपकी आरओसीई बड़ी है तो जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये एनालिसिस निकालेगा, कंक्लूजन निकालेगा कि आपको अगर कैपिटल दे दी जाए तो आप अपनी कैपिटल को अच्छी तरह यूटिलाइज करते हो, मतलब उसको धंधे में अगर आप डालते हो तो आपका धंधा आपको उस पर ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा के दे देता है एज कंपेयर टू अदर प्रपोजल्स, ठीक है। और ये यही खत्म नहीं होता, आप एक ट्रेंड एनालिसिस भी बना लोगे, मतलब आप एक ट्रेंड बना लोगे कि भाई सोचो फॉर एग्जांपल इस साल मेरा 20% का आरओसी हो जाता है, इस साल अगर मेरा 20% का आरओसी हो जाता है और अगले साल मेरा 25% का आरओसी हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देखोगे यार इस साल मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने 25% 5% ज्यादा कर दिया, और ये चीज यूजर भी देखेगा कि इसने ऐसा क्या कर दिया भाई, इस बार इसने ऐसी क्या कैपिटल इस बार यूटिलाइज कर ली कि इस बार इसका 5% इंक्रीज हो गया। यार मैं आपको भी बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी यार, मैं धीरे धीरे पॉइंट्स पे जब आऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा को क्यों बढ़ रही है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सारा समझेंगे। क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन विद कॉशन, मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी विद कॉशन, इसका रीजन ये है क्योंकि हर इंडस्ट्री की कैपिटल इंटेंसिटी अलग अलग है। देखिए हम यहाँ पे आईएफआरएस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सीएमए यूएसए, तो यहाँ पे जो कोर्स है ये यूएस गैप के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, सारी चीजें कंपनी यूएस गैप के हिसाब से चल रही है, और यूएस गैप इज अ रूल बेस्ड, स्ट्रिक्ट होता है बेटा वो, ठीक है, इज अ रूल बेस्ड। आप उसमें क्या हो, ज्यादा स्कोप नहीं है बेटा चेंजेस करने के, मतलब उसने हर इंडस्ट्री के लिए चीजें अलग अलग दे रखी हैं। मतलब अगर कोई फार्मा इंडस्ट्री है तो उसके लिए उसने चीजें कैपिटल रेज करने का, उसकी वैल्यूएशन के तरीके, उसके एसेट वैल्यूएशन के तरीके, डेप्रिसिएशन मेथड्स अलग दे रखे हैं एज कंपेयर टू एसेट लाइट इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, सबके अलग अलग मेथड दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है आपने अपनी कंपनी के आरओसीई निकाल ली और आपने अपने आप को रेस्टोरेंट से कंपेयर कर लिया, मतलब आप अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, एंटिटी हो, आपने अपनी आरओसीई निकाल ली, आपने अगर वो आरओसी इस क्या कहते हैं रेस्टोरेंट वाले से कंपेयर कर ली, तो आपको फालतू एनालिसिस तो मिलेगा ही, हो सकता है आपकी ज्यादा आ जाए, है ना, या हो सकता है उसकी कम आ जाए। देखो मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट या सर्विस इंडस्ट्रीज है उनकी आरओसीई आपसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। देखिए इसका लॉजिक है, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है। इसका रीजन ये है क्योंकि उनकी एसेट इंटेंसिटी कम होती है। अगर मैं एक सर्विस इंडस्ट्री एसेट अलाइड इंडस्ट्रीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी की एसेट जो इंटेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू अ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि उस फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग को क्या है, मशीनें डालनी पड़ेंगी, हाईली मशीनरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, प्लांट होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को इतना नहीं डालना होता, उनका तो सब कुछ या तो ज्यादातर क्लाउड होता है, ज्यादा ज्यादा एक हार्डवेयर सेटअप बना उन्होंने बना दिया, सर्वर रूम्स बना दिए, बस फिर लैपटॉप लेके उनका इर्द गिर्द वहीं पे काम चल रहा है, ठीक है। तो एसेट वहां भी है, लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर बेस है वो कम हो जाएगा, डिनोमीटर बेस कम हो जाएगा ना एसेट लाइट इंडस्ट्रीज का, जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती है। अब क्योंकि डिनोमीटर कम हो गया तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब डिनोमीटर कम होता है तो कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब आरओसी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यही है, ये सब फालतू एनालिसिस हो जाएगा अगर आप ऐसे ही किसी को आंख बंद करके अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। आपको क्या करना है, विद इन सेम इंडस्ट्री अपने आप को कंपेयर करना है। एक्चुअली ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम ही यही है, अपने आप को आप कंपेयर करोगे तभी तो जब आप उसके इक्वल में हो। आप 12th क्लास का बच्चा एक सेकंड क्लास के बच्चे को अपने अपने ब्रेन से कंपेयर करेगा, कोई फालतू एनालिसिस है, ठीक है, ऑब्वियसली आपका ज्यादा ही आएगा आईक्यू लेवल उससे। तो ऐसी ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आप को किसी और इंडस्ट्री से जो जिसमें वो काम नहीं करती उस पर कम नहीं कर सकता।
अच्छा ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग है तो आप अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करो, ये भी गलत है। विद इन सेम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल फार्मा है तो फार्मा कंपनीज अपने आप को कंपेयर करेंगी, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे, ऐसा होता है। क्योंकि यूएस गैप मैंने बोला ना, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पे मायने अलग हो जाएंगे। आईएफआरएस में कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वहां पे सब चीजों के लिए ज्यादातर एक ही चीज लगा दी गई है उन्होंने। चलिए, ओके। असेसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, ऑब्वियसली आपके एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बताएगा। कंसिस्टेंटली हाई एंड स्टेबल आरओसी ओवर टाइम सजेस्ट अ फाइनेंशियल साउंड बिजनेस विद अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन। आरओसी बताती क्या है, आपने कैपिटल पे कितना रिटर्न कमा लिया। तो मैंने आपको बोला क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमरेटर बेस एबिट लेते हैं, तो बट ऑब्वियस आपको यहाँ पे एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली वो एबिट क्या होता है, आपने धंधे से कितना कमाया। अब अगर बाय चांस आपका धंधा अच्छा नहीं चला, तो बट ऑब्वियसली मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, कहां पे, लेवरेज रेशियोज पे। तो मैंने आपको बताया था, जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज हिल जाएगा तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज भी हिल जाएगा। ये मैंने आपको सारा गेम वहां पर पढ़ा दिया था। तो आपको मैंने जब वहां पे पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला था, जब आपका धंधा अच्छी तरह ना चले, मतलब आपके धंधे में हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्पिटिटिव फैक्टर बदल गया हो, टेक्नोलॉजी एडवांटेज चेंज हो गई हो, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर जिसको पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, और एडवांस आ गया, पेस्ट पहले आ गया और भी आ गया, पढ़ेंगे हम सेक्शन बी में पार्ट 1 की, ठीक है। इन सब फैक्टर्स की वजह से हो सकता है आपको बिजनेस इफेक्ट हो गया हो। तो बेटा आपको बिजनेस इफेक्ट होगा तो बिजनेस इफेक्ट होगा, तो फिर आपके ऑपरेशन इफेक्ट होंगे, ऑपरेशन इफेक्ट होंगे तो क्या आपकी एबिट भी इफेक्ट नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो इस साल हो सकता है आपकी एबिट अच्छी हो गई हो, लेकिन अगले साल हो सकता है एक ऐसा कॉम्पिटिटर आ गया हो कि भाई साहब उसने तो आपका जीना मुश्किल कर दिया हो, तो उसकी वजह से अगले साल आपकी एबिट कम आ गई, तो अगले साल आपका आरओसी कम आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर कम हो गया। बड़ी ध्यान से सुनो मेरी, इसकी वजह से ये स्टेबल, तो एबिट ये हमें दिखाता है स्टेबल रिटर्न, हमको पता चल जाता अच्छा ये स्टेबल है क्योंकि हमने एबिट लिया है। अगर हम नेट प्रॉफिट ले लेते तो मजा नहीं आता, क्योंकि नेट प्रॉफिट को बरगलाया जा सकता है, इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड करा जा सकता है आर्टिफिशियली, लेकिन एबिट ज्यादातर कंसिस्टेंट होता है, वो आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, वो ट्रू पिक्चर दिखाएगा। अगर वो कम आ रही है तो जनरली दिखाएगा, मतलब आपका धंधा अच्छी तरह नहीं चल रहा, इसलिए। तो लॉन्ग, अगर आपका एक स्टेबल रिटर्न आ रहा है तो इन्वेस्टर शांति रखेगा, भाई साहब देखो ये अच्छा खासा, मतलब धंधे से भाई साहब कैपिटल पैसा लगा रखा है धंधे में और स्टेबल रिटर्न दे रहा है, अच्छी बात है, स्टेबल रिटर्न है। अरे चाहे प्रॉफिट नहीं ऊपर नहीं कमा रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्टेबल तो कमा रहा है इतने कॉम्पिटेटिव टाइम के अंदर। अगर भाई साहब हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली वाला क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक गेम है, तो भाई साहब यहाँ पे तो अच्छा खासा इसने कमा रखा, तो बढ़िया। वैल्यू क्रिएशन, अब ये वैल्यू क्रिएशन क्या है मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। ए पॉइंट मैंने आपको वैसे आरओआई में भी बताया था। वैल्यू क्रिएशन मतलब शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करना। देखिए एक टाइम होता था, पुराना टाइम, जब प्रॉफिट, कंपनी का एक ही गोल हुआ करता था, गोल तो वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही गोल हुआ करता था पुराने टाइम में। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर आप शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करो, जो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज आपका ऑलरेडी हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ऑलरेडी हो जाएगा, अगर आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने में ध्यान दोगे, ऑलरेडी हो जाएगा। अब ये गोल बन गया, तो वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, ये कैसे होगी मैं बताता हूं आपको। मैंने ये बोला था कि अगर आप कैपिटल उठाओगे, कैपिटल इंप्लॉय करोगे, तो आप मुझे बात बताओ, किसी भी चीज को आप जब इंप्लॉय करते हो वो फोकट में होती है। एक एचआर इंप्लॉय अगर किसी इंप्लॉय को हायर करता है, इंप्लॉय करता है, तो क्या वो फोकट में इंप्लॉय होता है या सैलरी देनी पड़ती है, कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर आप धंधे में कैपिटल को इंप्लॉय करोगे, उसको हायर करोगे, रखोगे, तो वो फोकट में नहीं आएगी, आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में पैसा लगा रखा था, आप बोलोगे सर घर का पैसा उठा के लिया, इसमें कौन सा खर्चा है, ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का खर्चा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्लाइंड होता है, वो इसको छूता ही नहीं, वो देखता ही नहीं, वो तो मानता है ये सब कुछ होता ही नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह, इकोनॉमिक कॉस्ट और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीधी सीधी बात है। आप घर का पैसा उठा के लेके आ गए धंधे में, तो आपको तो ऐसा लगा ये तो मेरा ही पैसा था, इसमें मेरा कौन सा खर्चा लग गया। हाँ लोन की बात अलग है, अगर मैंने कुछ पैसा कैपिटल का लोन से ले लिया तो वहां पे ब्याज देना पड़ रहा है, तो ठीक है वो तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई, लेकिन घर से ही पैसा उठा लाया, ये तो कोई कॉस्ट नहीं हुई, है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई। देखिए कैरिंग कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि आप ये जो घर का पैसा उठा लाए, अगर आप इसको धंधे में ना लगा के कहीं इन्वेस्ट कर देते, गोल्ड में डाल देते, कहीं बॉन्ड में डाल देते, आपको एक अच्छा खासा, सोचो मान के चलते 8% का रिटर्न मिल जाता, लेकिन आपने उसको त्याग दिया, उसको सेक्रीफाइस कर दिया और यहां धंधे में दे दिया, तो क्या आपका उस 8% का लॉस नहीं हो गया, वो अपॉर्चुनिटी फॉरगोन नहीं हो गई, हो गई ना।
तो अब आप बिजनेस को बोलोगे कि देख मैं तुझे ये पैसा दे रहा हूं लेकिन ये तेरी लाइबिलिटी है कि इस पे तू मुझे 8% एटलीस्ट कमा के देगा, क्योंकि मैं आराम से वो बैठे बैठे इस पर कमा सकता हूं। तभी आपने देखा होगा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को लिखते हो, क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी आपको वो कैपिटल रिटर्न करना और उस पर प्रॉफिट कमा के देखना। रिटर्न, उसको रिटर्न ही तो बोलते हैं, परसेंटेज यही है। तो आपका खर्चा इक्विटी में भी लगता है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैं तो घर से उठा लाया, नहीं, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। और वहां पे तो साक्षात दिख रहा है कि भाई साहब देखो डेट से उठा लाए, मतलब लोन पे उठा लाए, तो बैंक आपको फोकट में तो देगा नहीं, तो वो ब्याज चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वहां पे तो ऐसे दिखा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस वहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट जब इंक्लूड करोगे तो टोटल बन जाएगी, उसे ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो मैंने आपको बोला शब्द यहाँ पे, कैपिटल को इंप्लॉय करने का खर्चा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाम से ही समझो ना, खर्चा कैपिटल का, कैपिटल को एम्प्लॉय करने का जो खर्चा लगा उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। डिटेल टॉपिक है इसको निकालने का, अभी तो बस मैंने आपको बहुत ही लॉजिक वे से बता दिया कि भाई साहब देखो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वहां पे आपका ब्याज का खर्चा हो गया, ऐसे नहीं होता। लेकिन मतलब फंडा यही है, लेकिन इसके अब थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कैसे होती है इनकी, ठीक है। ऐसे नहीं होता उसने 7% का ब्याज लिया तो 7% उठा के ऐड कर दिया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ली उसको ऐड कर दिया, वो कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे नहीं होता। और भी चीजें इसमें कंसिडर करनी पड़ती है, वहां पे पढ़ेंगे डिटेल, कहां पे, सेक्शन बी में और थोड़ा सा सेक्शन ई में, ठीक है, इसी के पार्ट 2 के। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रही है, अभी तक ये तो समझ आया नहीं सर। देखो मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब आपको इतना पता चल गया। फॉर एग्जांपल मान के चल लेते हैं आपका ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सीसी मान लेते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब डेट और इक्विटी से मिला जुला के आपने पैसा उठाया, तो आपने कैलकुलेट करा इस पैसे को उठाने का जो मेरा खर्चा पड़ा 10% पे आया। मतलब धंधे में ये पैसा मेरे पास फोकट में नहीं आ रहा, 10% का खर्चा मुझे करना पड़ रहा है इसके लिए, ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अब इसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर। अब आपने कैपिटल का पैसा लिया और ये पैसा लेके आपने धंधे को दे दिया, ये ले धंधा पकड़। अब धंधा उस कैपिटल को यूज करेगा, पैसा यूज करेगा, वो आपको उसने रिटर्न कमा के दे दिया। तो ROCE जो आपकी निकल के आई, ROCE जो निकल के आपकी आई, वो सोचो मान के चलो वो 9% निकल के आई, 9% निकल के आई। और जो एफडी का रिटर्न है आपका, एफडी का रिटर्न है या जो भी आप आराम से बैठे बैठे कमा सकते थे, सोचो वो 8% है। अगर हम प्राइमा फेशिया चले ऊपर, मतलब जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है, पता है वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे मैं ये पैसा, आप अपने बिजनेस को शाबाशी दोगे कि भाई साहब ये दे, मैं आराम से बैठे बैठे यहाँ पे 8% कमा सकता था, लेकिन मेरे बिजनेस ने मेरे पैसे का अच्छा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करा है, उसने मुझे 1% एक्स्ट्रा कमा के दिया है। लेकिन एक्चुअली ये जो एनालिसिस्ट है उसको पता ही नहीं ये एफिशिएंट नहीं, बस इफेक्टिव है। एफिशिएंट वर्ड गलत बोल दिया इसने। कैसे इफेक्टिव है, क्योंकि इसने एक्चुअली रिटर्न तो कमा के दिया ही एफडी से ऊपर, लेकिन एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एफिशिएंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये जो आप पैसा उठा के लेके आए हो, उस पैसे को उठाने का आपका 10% का तो खर्चा ही हो गया। अच्छा, और ये जो पैसे को उठाने का 10% का खर्चा हो गया, और इस पैसे को यूज करके आपने कमा कितना लिया, जेब में कितना आया, 9%। 9% आया, लेकिन खर्चा इसको कमाने के लिए, अरे इस 9% को कमाने के लिए 10% का खर्चा करना पड़ गया, तो 1% को आप घाटे में चले गए, तो फिर काहे का आप एफिशिएंट हो, कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन ना होना। अब यहां पे मैं बताता हूं वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी। अब फॉर एग्जांपल ये मान के चलो ये मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब ये कर देते हैं हम 15%, सोचो ये हो गया 15%। अब लेकिन यहां पे थोड़ी स्टोरी अलग हो गई, यहां पे एफडी से तो ऊपर कमा ही रहे हो, इफेक्टिव तो आई, इस बार आप जो पैसा उठा के लेके आए उस पर आपका 10% का खर्चा लगा, इस पैसे को यूज करके आपने कमा कितना लिया, 15%। मतलब इस 15% को कमाने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं 10% का खर्चा करना पड़ा। अरे 15% जेब में लाने के लिए पहले 10% का खर्चा भी तो करना पड़ा, सीधी बात है ना। तो आपने एक्चुअली कितना रिटर्न कम, तो एक्चुअली आपका 5% का रेसिडुअल बच गया, 5% आपने कमा लिया। इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएट होना। कैसे शेयर होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट हो रही है मैं बता देता हूं। शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे बेटा, शेयर होल्डर पता क्यों खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे अरे मार्केट से इसने 10% के ब्याज पे उठाया, 10% के रेट से कैपिटल उठाई, धंधा इसका 15% कमा के दे रहा है, 5% एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली, यहां पे मैंने इक्वल नहीं लिखा, कॉन्ग्रुएंट लिखा है। कॉन्ग्रुएंट लिखा है या सिमिलर मान लो, आपको जो वर्ड यूज करना है, इन्फ्लेशन। आप मुझे बात बताओ, आज आप कोई भी मार्केट में सोचो एक दूध का पैकेट खरीद के लेके आते हो, तो क्या उस दूध के पैकेट के अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है, अकाउंटेड नहीं है, ऑलरेडी अकाउंटेड है। आप देखा करो बेटा, जैसे ही मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है दूध का रेट भी बढ़ जाता है, कंपनी वाले ऑलरेडी इन्फ्लेशन उसके अंदर इंक्लूड करके आपको दे देते हैं।
तो जब भी आप दूध खरीद के लेके आते हो, कुछ भी कोई भी सामान खरीद के लाते हो, उसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है, क्योंकि कंपनी कभी भी इन्फ्लेशन के बिना मार्केट में बेचती नहीं। सेल्स आर ऑलवेज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। अब तो आप जो भी मतलब खर्चा कर रहे होगे वो इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये जो आप कैपिटल आप जो एम्प्लॉय करके लेके आए हो, उठा के लेके आए हो धंधे में, ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन के हिसाब से है। मतलब अगर आप 10% आपका खर्चा लगता है कैपिटल उठाने का, इसका मतलब मार्केट के अंदर जो मोटा मोटा रेट है इन्फ्लेशन वो 10% ही चल रहा है। अरे क्योंकि मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, आप लोन लेके आए, लोन आपने कैपिटल लोन पे उठाई, सोचो तो आपको बैंक ने ब्याज आपको लोन पे ब्याज दिया होगा, आपको ब्याज लिया होगा। तो ये जो बैंक आपसे ब्याज ले रहा है, आपको पता है बैंक ज्यादातर इन्फ्लेशन के रेट पे ब्याज लेता है। ऑब्वियसली बैंक आपको लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो चाहेगा नहीं उसका पैसा इन्फ्लेशन के साथ ग्रो, तो वो आपसे लेगा ना। तो आप तो जितना रिटर्न बैंक आपसे ले रहा है, तो समझ जाना उतना तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन चल ही रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, उसके उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बाकी उसका मार्जिन, ठीक है। रिस्क भी तो इंक्लूडेड है ना, रिस्क का कभी रिटर्न होता है। तो आपने जब बैंक से पैसा उठाया, तो आपने इन्फ्लेशन की कॉस्ट इंकर्ड करी है, आपने ऑलरेडी इन्फ्लेशन का पैसा दे दिया। तो मतलब अगर इस कैपिटल को उठाने का आपका खर्चा 10% है, तो मतलब मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रही है वो 10% की चल रही है, एट द रेट 10% की चल रही है। अरे आप पे 10% का खर्चा पड़ रहा है उठाने का, तो इसका मतलब 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में। अभी तो आप 10% दे रहे होगे कैपिटल उठाने के लिए, सीधी बात है। इसका मतलब अगर आपने 15% का रिटर्न कमा लिया, आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। मतलब आपका धंधा इतना बढ़िया है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, बढ़िया है। तो इन्वेस्टर यहां पे क्या सोचते हैं, इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे, वो सोचते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, इस पे अगर हम पैसा लगा देंगे तो ये हमारा पैसा इन्फ्लेशन के रेट से तो ग्रो करेगा, बल्कि उससे ज्यादा रेट से ग्रो करेगा। अरे अगर हम एफडी में डालकर रखेंगे, वो तो एटलीस्ट सिर्फ इन्फ्लेशन तक ही कंसिडर ग्रो करके देगा। लेकिन इस कंपनी में तो भाई साहब हम इन्फ्लेशन को फाड़ के रिटर्न कमा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो लोग पागल हो जाएंगे इसके शेयर्स खरीदने के लिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, लेकिन कंपनी के शेयर्स तो लिमिटेड है मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये लोग, खुशी तो बेटा आपको पता है बहुत जल्दी फैल जाएगी आग की तरह। तो लोग तो पागल हो जाएंगे खरीदने के लिए, हमको भी दो, हमको भी दो इसके शेयर। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे फिर इकोनॉमिक्स का रूल ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, आपकी जो प्राइसेस ऑफ कंपनी है, वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है इस कंपनी के, वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई कंपनी की। तो इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन होना, ठीक है, वैल्यू क्रिएशन होना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बेटा कैसे, देखिए हमारा ये जो पार्ट चल रहा है ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए ही है। अभी ये डिसीजन तो अभी आप बस रेशियोस चल रहे हो, रेशियोस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक इंटीग्रल पार्ट ही है डिसीजन लेने के लिए। हालांकि सेक्शन बी और सेक्शन सी मेन टॉपिक्स है, और सेक्शन सी तो पूरा ही डिसीजन है। वहां पे तो आप यही देखोगे हर जगह डिसीजन ही लिए जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आरओसी है, वहां पे बहुत आपकी हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाता है भाई साहब इतनी कैपिटल लेके मैंने इतना रिटर्न कमा लिया, अब हम अगर अगर इस साल ज्यादा है, अगले साल कम आ गया, अब क्यों कम आ गया, क्या दिक्कत हो गई, अगले साल को ज्यादा ही इन्फ्लेटेड हो गया, तो ऐसा हमने क्या कर दिया, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब वो क्या गड़बड़ है अभी मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में। देखिए लिमिटेशंस पे आइए, स्टोरी यही वाला वो है, कैसे आप अपने आरओसीई को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लगा सकते हो। ये कंसेप्ट है, मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए ये चीज, हिस्टोरिकल कॉस्ट बायस। अब ये क्या है, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यही दिक्कत है, ये दोनों इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो यूएस गैप के हिसाब से चलती है भाई, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीधा सीधा यही बोलता है कि आप बैलेंस शीट में जो भी एसेट दिखाते हो, वैल्यू करते हो, वो आपको हिस्टोरिकल बेसिस पे दिखाने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं भी मोटी मोटी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से, तो ठीक है, आपको जो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी वो तो आपको करनी पड़ेगी किसके हिसाब से, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से। हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या होता है, आपने जो एसेट खरीदी थी, जिस रेट पे आपको उस रेट पे दिखाना है, जिस टाइम पे आपने खरीदी थी। अरे आज के टाइम पे उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पे तुमने जिस प्राइस पे तुमने खरीदी थी, फॉर एग्जांपल मैंने 1980 में खरीदी थी वो एसेट, उसी प्राइस पे दिखाना पड़ेगा आज भी, आज के रेट पे। आज 2025 चल रहा है, लेकिन एसेट खरीदे 1980 में, तब भी दिखाना पड़ रहा है उसी रेट पे। हाँ, ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट का वो कहता है इसी रेट पे दिखा दो, और उसके ऊपर जो भी इसका इंस्टॉलेशन, फ्रेट वगैरह जो खर्चा वर्चा लग गया वो सब दिखाओ, ठीक है।
फिर इसी पे डेप्रिसिएशन दिखाते रहो। हालांकि अगर आपने कोई एसेट 80 में खरीदी है तो वो डेप्रिसिएशन घिस घिस के तो बिल्कुल अब तो खत्म भी हो गई, उड़ भी गई होगी बैलेंस शीट से। ठीक है, कंसेप्ट ये है। देखिए यही हिस्टोरिकल कंसेप्ट इसलिए क्यों है हमारा, हालांकि अभी टॉपिक नहीं है, रीजन ये है यहाँ पे हिस्टोरिकल बेसिस पे दिखाने का, क्योंकि एक दिन तो आप उस एसेट को अपनी कंपनी से निकाल ही दोगे ना। अरे एक दिन तो एसेट को आप घिस ही दोगे ना, घिस दोगे तो निकाल दोगे। लेकिन बैलेंस शीट में लेकिन बैलेंस शीट में वो दिख रही है तो बैलेंस शीट से भी तो उड़ाना पड़ेगा। अरे जब कंपनी से उड़ा दिया तो फिर बैलेंस शीट से भी तो उड़ाओ। तो उड़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं राइट ऑफ करना। दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर आपने उसको मार्केट प्राइस पे दिखा दिया तो वो तो कभी उड़ेगी ही नहीं। अरे मार्केट प्राइस पे दिखाओगे, क्योंकि एसेट की तो प्राइस बढ़ती रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो प्राइस तो बढ़ता रहेगा चीजों का। उस एसेट जो मशीनरी 1980 में उसका जो प्राइस था वो तो आज उसका बहुत ज्यादा है, और अगले साल फिर बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसे तो बैलेंस शीट से कहीं उड़ेगा ही नहीं वो तो। लेकिन रियल लाइफ में तो उसकी वैल्यू डिक्रीज पे डिक्रीज हो जा रही है। रियल लाइफ में तो डिक्रीज होनी है। आप भाई साहब कोई भी अगर बस कंपनी आपने गाड़ी शोरूम से एक बार निकाली तो वहीं से उसका डेप्रिसिएशन चालू है, फिर उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जो उसका प्राइस है। ठीक है, ये है, इसलिए हमको हिस्टोरिकल बेसिस पे दिखाना पड़ता है ताकि हम इसको बैलेंस शीट से उड़ा सकें, सीधी बात है। ठीक है, अब यहां पे लेकिन आप बोलोगे सर हम पढ़ कैपिटल रहे हैं, मतलब लाइबिलिटी वाली साइड, पढ़ा आप एसेट वाली चीज रही हो जो हिस्टोरिकल बेसिस है, मतलब एसेट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का लेना देना तो कुछ है ही नहीं। अरे है ना, मैथमेटिक्स का लेने देना। आप मैथमेटिक्स तो पढ़े नहीं रहे ना बेटा, बैलेंस शीट आपको पता ही नहीं। बैलेंस शीट आपको क्या, ये बैलेंस शीट है, इसका नाम ही बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मतलब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स किसका सहारा ले सकते हैं, हम मतलब यहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं। अरे आप कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, लाइबिलिटी अप्रोच करके तो निकाल ही सकते हो। कैसे, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अरे पेपर इतना सिंपल नहीं आता ना, वो आपको एसेट अप्रोच से बोलेगा निकाल के बताओ। क्यों, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज नॉट इक्वल टू एसेट नहीं होता क्या, होता है ना। तो एसेट से भी निकल सकता है ना, कैसे निकलेगा, एसेट में से लॉन्ग टर्म एसेट में से शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसका, अभी ये तो वैसे मैथमेटिक्स से भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया, बाकी मैंने लॉजिक से भी आपको बताया था कि एसेट जो आप खरीदते हो उसके अंदर करंट एसेट्स भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि टोटल एसेट के अंदर तो करंट एसेट्स भी इंक्लूडेड होती हैं। और करंट एसेट्स आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट से थोड़ी ना खरीदते हो। अरे डेटर जैसे ही आपके स्टॉक वगैरह खरीदने हो गए, ये क्या आप लॉन्ग टर्म डेट से खरीदोगे, इसके लिए तो आप शॉर्ट टर्म लोन उठाओगे ना, शॉर्ट टर्म लोन से उठाओगे। लेकिन मैंने आपको बोला था हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, लॉन्ग टर्म पर्पस। तो हम हमारा जो लॉन्ग टर्म फंड होगा वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टेड होगा, तो हमको वो वाली एसेट्स निकालनी है। तो क्या करोगे, आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में से माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है वो उड़ जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। तो एसेट में से आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी माइनस कर दो, करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपको ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे आप अगर बैलेंस शीट पे देखोगे तो आंसर आ ही जाएगा आपका। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा, इसके लिए आप मेरी पिछली क्लास को देखिए। ठीक है, तो एसेट अप्रोच के बात करते हैं, क्योंकि एसेट अप्रोच है तो देखो यहां पे आ गया ना, एसेट इन्वॉल्व हो गया। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि एसेट अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जा सकता है। तो क्या अगर हम आर्टिफिशियली एसेट्स को मैनिपुलेट करें तो क्या हमारी आरओसीई भी मैनिपुलेट हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। अरे आप अपनी एसेट्स को कम कर दो, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर आपको कम करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, आरओसी ये अपना एसेट अप्रोच से। तो आपको डिनोमिनेटर बेस कम करना है, मतलब आपको आरओसी अपने ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कम करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड करने का एक ही तरीका है, एसेट्स कम कर दो। अरे एसेट्स कम कर दोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ जाएगी। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड हम एसेट अप्रोच से निकाल रहे हैं ना, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डिनोमिनेटर कम आ गया, डिनोमिनेटर कम आ गया तो क्या आपकी आरओसी बढ़ नहीं गई, आर्टिफिशियली बढ़ा दी। देखो आप, यही मेरा पर्पस था। अब लेकिन आप बोलोगे सर ये लेकिन एसेट हम कम कर, ऐसे थोड़ी ना एसेट कम हो जाएगी, कैसे कम हो जाएगी, अरे हो जाती है ना। मैंने आपको क्या बोला, एसेट कैसे चल रही है, आर्टिफिशियल पर्पस, सॉरी हिस्टोरिकल बेसिस पे। अब मेरी आप बात बड़े ध्यान से सुनो, आपके पास कैपिटल का पैसा था, आपने लगा धंधे में दिया, ठीक है, आपने धंधे में लगा दिया, लेकिन आपकी जो एसेट्स हैं वो यूएस गैप के हिसाब से उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखा रहे हैं। अब उसके चक्कर में हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो वो एसेट डेप्रिशिएट होती रहेगी, उसकी बार बार हर साल वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। तो ऐसे तो हर साल हमारा एसेट का बेस कम होता रहेगा। अब हर साल एसेट का बेस कम होता रहेगा तो ऐसे तो अगर आप एसेट अप्रोच से कैपिटल इंप्लॉयड निकालने बैठ गए तो आपकी तो कैपिटल इंप्लॉयड भी कम आती रहेगी। और अगर कैपिटल इंप्लॉयड कम आती रहेगी तो डिनोमिनेटर कम आता रहेगा, और डिनोमिनेटर कम आता रहेगा तो क्या आरओसीई इंक्रीज नहीं हो जाएगी। लेकिन ये तो बस एक केमिकल लोचे की वजह से हो गया। कौन सा केमिकल लोचा, ये है यूएस गैप की वजह से। अरे ये यूएस गैप के फालतू पॉलिसीज की वजह से आपके क्या हो गया, एसेट्स कम हो जाएगी।
देखो ये सब नकली नकली है बेटा, ये सब जो चल रहा है, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह, ये तो देखो सब नकली है। तभी मैनेजमेंट, ये अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को सीरियसली नहीं लेते इनकी चीजों को। ये तो चीजें बनाई गई है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एक्सटर्नल पार्टी के लिए, इनके लिए ये अपनी इंटरनल रिपोर्ट बनाते हैं, वहां पे यूएस गैप के चक्करों में नहीं पड़ते। सेम आईएफआरएस वालों के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, चीजों थोड़ी अकाउंटिंग ईजी करने के लिए बनाया गया। अगर वो वैल्यू मार्केट प्राइस में दिखा देंगे तो बैलेंस शीट से उड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाना पड़ा। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाने के चक्कर में तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गई ना, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट तो बाबा जमाने की एसेट वैल्यू दिखा रखी है। आज की एसेट वैल्यू 1 करोड़ की है, लेकिन हमने खरीदी थी 1 लाख में, तो एसेट का बेस तो आपको बहुत कम हो गया ना। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, अब पता है क्या दिक्कत हो जाएगी, अब आपकी आरओई आ गई ज्यादा, आरओसी ज्यादा, लेकिन एक इंडस्ट्री जो एक स्टार्टअप अभी अभी बना, उसने तो आज के रेट से मशीनरी खरीदी होगी, तो उसका तो एसेट, उसका तो उसने, अरे उसने तो आज के रेट से खरीदी ना इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो उसकी एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गई प्राइस में। तो अब उसकी एसेट इंटेंसिटी, अब उसकी एसेट बढ़ गई, तो उसका तो कैपिटल इंप्लॉयड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका, अगर आप एसेट अप्रोच से निकालोगे तो एसेट अगर आपका ज्यादा है तो आपकी कैपिटल इंप्लॉयड भी ज्यादा है, तो कैपिटल इंप्लॉयड ज्यादा है तो आप डिनोमिनेटर बेस ज्यादा है तो आपकी आरओसी कम आ जाएगी। तो ये जो नया नया स्टार्टअप बना है, क्या इसकी शुरू में आरओसी कम नहीं हो जाएगी, कम आएगी। लेकिन आप जो, पता नहीं कब से आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी आरओसी बहुत ज्यादा। अब ये बेचारा स्टार्टअप जब आपके, और आप दोनों सेम इंडस्ट्री के हो, ये आपको अपना सीनियर मानते हो, तो ये देखते हो आपकी तो आरओसी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बेचारा सोच रहा पता नहीं आपने कैसे कैपिटल अपनी यूटिलाइज करी, हमको भी सीक्रेट बता दो, पता नहीं कैसे कर रहे हो आप। इस बेचारे को पता ही नहीं है ये बाबा जमाने का एसेट को वैल्यू कर रखा है। अरे एसेट को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहे हो, ये इतनी पुरानी कंपनी है, तो इसने तो पता नहीं कब वो एसेट खरीदी जो तू खरीद रहा है, इसने तो पुराने रेट से खरीदी है, तो इसका तो बट ऑब्वियस है डिनोमिनेटर अमाउंट कम हो ही जाएगा, तो डिनोमिनेटर का अमाउंट कम हो जाएगा तो आरओसी बढ़ जाएगी। तूने तो आज के रेट से खरीदी है इन्फ्लेशन के हिसाब से, तुम्हारी कम हो जाएगी। इसलिए क्या होगा भाई साहब, तभी मैंने शब्द वहां पे यूज करा था विद कॉशन। आप ऐसी ही बस आरओसी कंपेयर नहीं कर सकते और उसका ऊपर आ गया नीचे आ गया और आपने कंक्लूजन निकाल ली ये तो बहुत अच्छी कंपनी। बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, सीधा गेम मैथ्स का भाई साहब। आपको आप ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यही तो कंसेप्ट है। आप या तो एबिट को एक्सप्लॉइट करो, या तो आप उसको किसको बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सप्लॉइट करो, किसी को भी आप आर्टिफिशियली यूज करोगे वो दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, इसलिए ये अच्छा कंसेप्ट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, मैं आपको यही बता रहा हूं। देखिए ये लास्ट पॉइंट जो जो मैंने आपके लिए लिखा है, ये जो क्या है, लीड टू सब ऑप्टिमाइजेशन, ये यही बात है, गोल कॉन्ग्रुएंस इशू। ये अगर आप आरओसी निकालने बैठ गए अपना परफॉर्मेंस मेट्रिक लेने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्मेंस मेट्रिक के लिए रखा है, परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो क्या ये अच्छी चीज है? नहीं है। अरे क्योंकि इसके अंदर देखिए बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, बहुत और भी चीजें। अभी तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया एसेट का, एसेट वैल्यूएशन की वजह से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वैल्यूएशन होने की वजह से। क्यों एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आप नहीं कर सकते? क्योंकि यूएस गैप के हिसाब से जो उस इंडस्ट्री के रूल्स है वो आप पे अप्लाई नहीं होते, तो बट ऑब्वियस आपकी एसेट इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, एसेट की वैल्यू अलग हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड अलग हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग हो जाएगी तो आपकी आरओसी डिफरेंट हो जाएगी। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये एक अच्छा मैट्रिक नहीं है, और सब ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा डिसीजन अगर आपने से लिया, गोल कॉन्ग्रुएंस के इशू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने डेप्रिसिएशन मेथड्स भी आपके लिए लिख दिए। इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने ये एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स को हमको वैल्यू करना पड़ता है, जैसे पेटेंट्स हो गया है ना, कॉपीराइट्स वगैरह, ये सब बुक, इनको वैल्यू करना पड़ता है। अब इसके वैल्यू के जो तरीके हैं बेटा ये अलग अलग है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, यूएस गैप में इन सबके अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स का आपको कैसे वैल्यू करना है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए यूएस गैप ने अलग बता रखा है एज कंपेयर टू फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको इतना डिग डीप नहीं जाना है, ये सीपे लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यूएशन अलग अलग आ गई, तो क्या एसेट्स अलग आ गई, एसेट्स की वैल्यू अलग आ जाएगी ना बेटा। आपने जो पेटेंट जिस हिसाब से दिखा रखा है और उसने जिस हिसाब से पेटेंट दिखा रखा है वो अलग है, फिर से आरओसी आपकी डिफरेंट आ जाएगी। लिमिटेड कंपेरेबिलिटी अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज, ये बेटा रिपीट हो गया, आपको ऑलरेडी सब समझा चुका हूं। कैपिटल इंटेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से, है ना, बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट होने की वजह से आपके अलग अलग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। ठीक है, फिर उस पर अलग रिटर्न आएगा, क्योंकि अलग अलग बिजनेस मॉडल है, तो आपका मतलब अलग अलग ऑपरेशन है, तो अलग अलग ऑपरेशन है, तो हो सकता है आपकी जो एबिट बेटा वो भी अलग अलग ही आएगी, सीधी बात है। ठीक है, डज नॉट अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आरओसी छोड़ो, आपको ये जितनी भी अभी मैं रिटर्न रेशियोस पढ़ाऊंगा, जो अगला वाला मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल टर्नओवर है, इन सब में कभी भी आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता, सीधी सीधी बात है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों नहीं होता?
क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेशियोज हैं। अरे पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब मामला जो गड़बड़ घोटाला, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हेडेक हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बस इसको अपने लिए एनालिसिस करने के लिए यूज करता है, लेकिन है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आइटम्स ना ये सारी, ये टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करती। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है बेटा डिसीजन लेने के लिए। अब मेरी बात सुनिए, जो एक्चुअली में जो चीजें यूज करी जाती है वो एनपीवी आईआरआर होती हैं, ये क्योंकि टाइम वैल्यू को कंसिडर करती हैं। ROC is a static backward looking ratio based on historical financial data। मैंने आपको पहले ही बोला कैसे आप एसेट अप्रोच यूज करते हो, एसेट दिखाते हो, एसेट किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट में, बताओ ना किस पे रिकॉर्ड करते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हो, लेकिन आज एसेट की क्या वैल्यू है आज के हिसाब से? अगर मार्केट में खरीद के लाओगे तो पता नहीं क्या क्या है। आपके पापा ने बेटा पता नहीं उस टाइम जो बलिनो, बेटा पुराने टाइम की जो बलिनो आती थी वो तो पता नहीं कितनी पुरानी थी, उसकी लुक भी अलग थी, आज के हिसाब से देखोगे तो कितनी पुरानी है, नहीं है वो, उसका प्राइस भी अलग है। बात मेरा बताने का यही पर्पस है आपको, ठीक है। बैकवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है, तो इसकी वजह से आपका क्या कैपिटल एम्प्लॉयड फर्क नहीं आ जाएगा, अलग आ जाएगा। अब जो इंडस्ट्री आज के हिसाब, नई नई कंपनी जो आज के हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से कर, उसके आरओसी डिफरेंट आ जाएगी, टाइम वैल्यू को कंसिडर ही नहीं कर रहा। आप इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स कमा रहे हो वो आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से कमा रहे हो। एक दूध की जो कंपनी है बेटा, वो जो आज दूध बेचती है वो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से बेचती है। अरे थोड़ी, अगर आपको महंगाई जानना है ना, दूध पता कर लेना, एक सेकंड में महंगाई बढ़ती है तो दूध के रेट चेंज हो जाते हैं बेटा, सीधी बात है। लेकिन बैलेंस शीट में एसेट आप पुराने रेट से दिखा रहे हो, कुछ अलग आया नहीं है, यही दिक्कत है ना, ये दिक्कत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी इन्फ्लेशन को, टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता ना, तभी ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये पार्ट 1 के अंदर मेरा टॉपिक है इन्फ्लेशन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली अंडररेटेड टॉपिक है सीएमए के अंदर। मैंने शब्द यूज करा है अंडररेटेड, क्योंकि सीएमए यूएस में बहुत ही कम टेस्ट होता है, वो पेपर टॉपिक बहुत कम टेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप जो बैलेंस, आपको क्या लगता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंपनी की खोल खोल के देख रहे हो उनकी वेबसाइट से, आपको क्या लगता है वो कंपनी के मालिक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते देखते तक नहीं है? उसको पहले वो, क्योंकि वो फाइनेंशियल, वो टाइम वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करते, वो टाइम वैल्यू के अंदर कंसिडर नहीं करते ना, इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं कंसिडर करते भाई। तो पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं कि अगर इस इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा ये धंधा चलता तो क्या है, क्योंकि बेटा हो सकता है आप हो नेट प्रॉफिट में, दुनिया को देख नेट प्रॉफिट है, मैं आपको उस केस में दिखाऊंगा जब मैं वहां पे समझाऊंगा विद एग्जांपल, केस से समझाऊंगा। लेकिन आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप ये धंधा डालते तो हो सकता है फ्लॉप हो जाता है, आप अभी शुरू में लॉसेस में चढ़ रहे होते, इसे कहते हैं टॉपिक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इग्नोर्स रिस्क, सारी की सारी मैंने आपको बोला ना, ये रिस्क क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता तो रिस्क को क्या क्या खा के कंसिडर करेगा? अरे आप मेरी बात सुनो, कैसे निकाला जाता है एबिट अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? कभी भी एबिट किसका आइटम है? पीएनएल अकाउंट का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। कभी भी इनकम स्टेटमेंट में कुछ रिस्क करके डालते हो? डालते हो? नहीं डालते। बैलेंस शीट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट, इक्विटी, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सब बैलेंस शीट के आइटम्स है ये सब। कहीं भी आपने बचपन से रिस्क डाला है यहाँ पे? कोई रिस्क विस्क नहीं है। जबकि आप कैपिटल उठा रहे हो मार्केट में, फुल फुल रिस्क हो सकता है। कैसे हो सकता है? अरे आप ब्याज पे लोन नहीं उठा रहे, अरे आपने ये जो कैपिटल उठाई होगी आपने ब्याज पे उठाई होगी, अब बाय चांस मैंने आपको बताया आपने इधर उधर 19-20 कर दिया लोन की पेमेंट चुकाने में, वो तो आपकी पूरी एसेट उठा ले जाएगा बैंक वाला, फुल फुल रिस्क है। लेकिन क्या आपने इस रिस्क को कंसिडर किया? आपकी नो डाउट आरओसीई इंक्रीज है, आपका शेयर होल्डर पागल हो गया उसको देख के कि भाई साहब देखो कितना अच्छा रिटर्न कमा रहा है, लेकिन वो ये देख ही नहीं रहा कि इसमें ये जो कॉस्ट, ये जो कैपिटल उठाई है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हाईली रिस्क्ड है। अरे भाई साहब इसने डेट से पैसा उठाया है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बाई चांस नहीं चुकाया तो अगले साल रिटर्न कमा गए तो वो कंपनी तो एसेट उठा के ले जाएगी, और एसेट उठा के ले जाएगी तो फिर हो गया बेटा काम। बहुत ध्यान से, ठीक है, तभी कह रहा हूं एनालिसिस बहुत अच्छी तरह करना पड़ता है। ऐसी नहीं बेटा आपने ये रेशियोज पढ़ लिया आप अपना आपको टॉप लेवल का वॉरेन बफेट समझ रहे हो और आप इन्वेस्ट कर दोगे। आपको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेंगी ऐसी कंपनी की, भाई साहब क्या है क्या रीजन, आपको रीजन समझने पड़ेंगे। हालांकि बेटा आपके सिलेबस में रीजन इतने डिटेल लेवल में नहीं दिए गए। देखिए ये बात है ये, क्योंकि आपको कुछ चीजें तो आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही समझ में आएगा। पोटेंशियल फॉर, मैं आपको सेक्शन डी में रिस्क बताऊंगा कि बेटा कैसे आप रिस्क के साथ ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिना रिस्क के तो बेटा कभी चलता ही नहीं, ठीक है, चलता ही नहीं, ठीक है। पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन एंड डिस्टॉर्शन, इसका मतलब ये है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे? एसेट अप्रोच से निकाल सकते हो। अब एसेट अप्रोच में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जैसे रिटर्न ऑन एसेट में पढ़ाया था। एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे भी हो सकती है जो आइडल एसेट्स होती हैं या फिक्टिशियस एसेट्स होती है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था।
अरे एसेट के अंदर कुछ ऐसी एसेट्स भी हो सकती है जो फालतू एसेट है, मतलब बस दिखाने दिखाने की एसेट है, बट टैग लगा रखा है एसेट का। टोटल एसेट में तो दिख जाएंगे भाई साहब, जब आना हो तो आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, हाजिरी लगा देंगे अपनी, एसेट है भैया। लेकिन 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो उस एसेट को कमाने में, तो काय की एसेट? तो फालतू में वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा नहीं देगा। अरे क्योंकि अगर आप उसको इंक्लूड करोगे तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ जाएगी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर पर बढ़ेगा तो क्या आरओसी कम नहीं हो जाएगी? तो क्या इन फालतू एसेट्स की वजह से जबरदस्ती आरओसी कम नहीं हो रही? ऊपर से है तो एक तो बेटा ये बिल्कुल फालतू एसेट है, कमाने एबिट कमाने में 1% का इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऊपर से दूसरी तरफ मेरा आरओसी भी कम लेके जा रही है। क्या चक्कर है? लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला ही है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बेटा अपने हिसाब से चलते हैं, वो नहीं चलते दुनिया के हिसाब से, वो अपना फॉर्मूला खुद बनाते हैं। वो क्या निकालेंगे? आरओसीई एडजस्टेड विद पोटेंशियल एसेट्स, ऐसे निकाल देंगे। मतलब पोटेंशियल एसेट्स को इंक्लूड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना में, इससे और ज्यादा अच्छा निकाल के आएगा। आपके पेपर में है नहीं? अरे रियल लाइफ में बेटा बिल्कुल डिफरेंट चलता है। आप क्या बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है आप ये जो रेशियोज निकालने बैठे हो रियल लाइफ में एज बुक टू बुक चल रहे हो? अपनी रेशियोज निकालने बैठे हैं, कभी काम करना जाके पता चलेगा रेशियोज होते क्या है, और अपनी रेशियोज बना रखी है दुनिया में। आपने देखा भाई ऐसी रेशियो तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, उन्होंने निकाल रखी है ना। सब चीजें मार्केट में नहीं है ना बेटा। आपको क्या लगता है कुछ ट्रेड सीक्रेट भी है? कोका कोला का जो ट्रेड सीक्रेट है, केएफसी का जो ट्रेड सीक्रेट है, आपको वो अवेलेबल है क्या? नहीं है ना, लेकिन इंडस्ट्री में छाए हुए हैं ना। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल सीक्रेट्स भी होते हैं जो बताए नहीं जाते, जब काम करोगे टॉप लेवल पे होगे तभी पता चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये है, ऐसी कॉस्टिंग होती है। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन सी में, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत इतना डिटेल में नहीं दे रखा। कॉस्टिंग इज एन आर्ट, कला है, आप कर नहीं सकते हो, मुश्किल होती है करनी। ये जो आजकल की कॉस्टिंग कर रहे हैं इसको कॉस्टिंग नहीं बोलते हैं, ये तो हवाबाजी है। ये तो बेटा एक सड़क पे चलता आदमी भी कर लेगा, सड़क पे चलता हुआ आदमी भी कर लेगा। बस उस बेचारे ने बस आइन कॉर्पोरेट से सूट पैंट पहन लिया तो आपको लगता है कॉस्टिंग कर रहे हैं। बेटा अनएथिकल कॉस्टिंग तो कोई भी कर लेगा। आप बेकार सब स्टैंडर्ड क्वालिटी डाल रहे हो, आपने माल कम, आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में कॉस्टिंग का डाली, सब बेकार घटिया क्वालिटी डाल रहे हो, इससे तो कॉस्ट कम हो ही जाएगी। ये तो एक स्ट्रीट फूड वेंडर भी कर देता है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में घटिया क्वालिटी करने के लिए। ये तो कोई भी कर लेगा बेटा। आपने बस सूट पैंट पहन लिया तो आप कॉर्पोरेट में एसी में बैठ के काम करो, गाड़ियों में जा रहे हो, तो आप बस कॉस्टिंग आपको वर्ड बोल देंगे, कोई फर्क नहीं है। कॉस्टिंग तब माने ना जब बिना क्वालिटी गिराए हुए आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दो, इसमें लगता है भेजा। ठीक है, इजी रूट तो बेटा क्या ही बोले बस। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये यहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस इशू इसलिए हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल एक आपका एक ये इन्वेस्टमेंट सेंटर वाला मैनेजर है, वही वाला बात हो गया, उसके पास 2 प्रोजेक्ट है। अब वो एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देगा अगर वो एग्जिस्टिंग आरओई जो है उसके डिवीजन का है वो कम है, ज्यादा है, सॉरी, इस प्रोजेक्ट का कंपेयर टू। सर आपने क्या बोल दिया है, मेरी बात सुनो। अभी सोचो कोई प्रोजेक्ट था नहीं, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट पे सॉरी उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वो 10% का आरओसी कमा रहा है। अभी उसके सामने एक प्रोजेक्ट आ गया, एक उसके पास अभी वो अभी एक प्रोजेक्ट पे काम ऑलरेडी चल रहा है, उसका डिवीजन अभी करंट पे अभी जो वो काम कर रहे हैं वो आरओसी इस पे कर रहे हैं, 10% आराम से उनका खड़ा है, आराम से कमा रहे। लेकिन एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल और आ गया कंपनी की तरफ से, कंपनी का ये ले ले डिवीजन मैनेजर एक बार देखिए प्रपोजल है इसका, एक बार आरओसी निकाल के देख, बढ़िया तो एक्सेप्ट कर लियो। उसने कहा ठीक है, उसने जब निकाला तो 8% ही आया, तो उसने कहा नहीं नहीं रिजेक्ट कर दो। उस हम कंपनी ने बोला क्यों? अरे ये बेकार है, क्योंकि अभी जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 10% का रिटर्न कमाना है आराम से, इस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे तो 8% का रिटर्न है। लेकिन हो सकता है कंपनी के लिए ये जो प्रोजेक्ट हो ये बेनिफिशियल होता। मैंने आपको बोला था कभी कभी कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हेल्प होते हैं, दिखते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर चीज कंसिडर करता है। तभी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टॉप फील्ड। आपको बेटा मैं बता दूं तभी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फीस ज्यादा दी जाती है, क्यों? क्योंकि उसके काम ज्यादा है। अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो यूएस गैप से खेलना है, टाइम वैल्यू वो कंसिडर करता नहीं, इन्फ्लेशन को वो कंसिडर करता नहीं, रिस्क को वो कंसिडर करता नहीं, नॉन मॉनिटरी फैक्टर वो कंसिडर करता नहीं। लेकिन ये सारी चीजें किसको कौन कंसिडर करता है? एक मैनेजमेंट अकाउंटर करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूएस गैप के तो लगता ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो देखता ही है, ये भी देखता है। तो क्या उसका काम बढ़ नहीं गया? तो काम बढ़ने की वजह से इसलिए इसकी पे ज्यादा होती है, और इसलिए और ये काम बेटा होते भी टॉप लेवल के हैं। अरे एक लोअर लेवल वाला क्यों इन्फ्लेशन वाली इन्फ्लेशन स्टेटमेंट बनाएगा? ये तो कोई मालिक ही तो बनाएगा। इसलिए ज्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटेंट टॉप लेवल पे काम करते हैं, इसलिए इनकी पे भी ज्यादा होती है। बात बड़े ध्यान से सुननी है मेरी।
तो हो सकता है उसने ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि करंट जो डिवीजन का ROCE है वो 10% है, 2% आता है, लेकिन हो सकता था ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता, कंपनी ने जो अपने लिए गोल्स बनाए थे उस गोल पे ये वाला प्रोजेक्ट अलाइन करता और आगे जाके ये बेनिफिशियल कर देता, लेकिन डिवीजन वाले को क्या सिखाया गया, डिवीजन वाले ने गोल कॉन्ग्रुएंसी की ऐसी तैसी कर दी, उसने कहा भाई साहब हमको तो ये जो सिखाया गया है SOP में जो ट्रेनिंग वगैरह दे रखी है हम तो ऐसे चलेंगे, हम अगर हमको ROC निकालना है इसको कंपेयर करना है। ये दिक्कत तब आती है जब आप सिर्फ ROCE से ही डिसीजन ले लेते हो, मतलब एक सोल मैट्रिक है आपके लिए, इसके अलावा और कोई मैट्रिक ही नहीं है आपके लिए, मैट्रिक मतलब और कोई तरीका ही नहीं है इसको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का आपके पास। लेकिन मैंने आपको बताया रियल लाइफ में NPV है, IRR है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, रिस्क आपने कंसीडर नहीं करा। इस चीज को निकालने के लिए बेटा, इस चीज को निकालने के लिए मतलब कॉस्ट, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो मैंने बोला, हो सकता है बेटा ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो ऊपर ही हो, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर हो, लेकिन ये आपका अच्छा गोल कॉन्ग्रुएंसी नहीं रखा, हालांकि तो ये भी ऊपर ही है। ठीक है, फंडा आप समझ रहे हो, तो गेम आपको मुझे क्या बतानी, इन चीजों को एक दो मेथड और है, मैं जब आपको सेक्शन डी बताऊंगा ना, दो मेथड और है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये CMA USA के हर बार आता ही आता है, हर बार आता है, हर बार आता है बेटा। अभी पिछले अटेम्प्ट में आया, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आया, अभी सिलेबस 2024 चेंज हुआ तब आया, और उससे पहले जो मई जून विंडो, तो लगातार आ रहा है इसका ट्रेंड, चांसेस है कि इस बार भी आ जाए। तो सेक्शन डी में मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। ये क्या है, ये तरीका है प्रोजेक्ट को चूज करने का। ये प्रोजेक्ट क्या चूज करता है, ये तरीके जो रेसिडुअल इनकम और क्या है EVA मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये प्रोजेक्ट वो वाला चूज करता है जिस प्रोजेक्ट ने अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर रिटर्न कमा के दिया, ये उसको चूज करता है। लेकिन ROC मैंने आपको बोला क्या, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर नहीं करता, अरे ये इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता ना, टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, तो आप कैसे डिसीजन लोगे, लेकिन ये मेथड्स कंसिडर करते हैं। तो आई होप बेटा आपको मेरे ये सब कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं आपको थ्योरी अलग से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट है, CMA USA के पेपर में स्पेशली ऐसे में बहुत टेस्ट होता है, बहुत टेस्ट होता है। वो आपको हमेशा ये पूछता, बताओ दो सिग्निफिकेंस और दो वो बताओ क्या कहते हैं लिमिटेशंस। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह काम हो जाएगा। तो आपको अपना स्टडी मटेरियल भी बेटा करना है, ताकि पढ़ना है, ताकि टेक्निकल नॉलेज आपके पास आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।